चलिए, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एम लक्ष्मीकांत शुरू करते हैं आज से। ठीक है, देखेंगे भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, भारतीय संविधान की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना भारतीय संविधान विश्व में अद्वितीय है। ठीक है, हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया विश्व के 60 देशों से। ठीक है, बहुत सारे चीजों को इसमें उधार करके शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व जो उन्हें अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 1949 में अपनाए गए संविधान के वास्तविक लक्ष्यों का महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 7वां जो था 1956 में बना था, 42वां 1976 में, 44वां 1978 में, 73वां 1993 में, 74वां भी सेम ईयर, 97वां मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, जो कि कब का है, 2000 17 जीएसटी 17। ठीक है, ध्यान रखिए संविधान में, बिल्कुल संविधान में कई बड़े बड़े, 97वां वाला से सहकारी से संबंधित है शायद ये। ठीक है, संविधान में कई बड़े बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। हालांकि केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचों को बदलने की अनुमति नहीं होगी। 1973 वाला संवैधानिक संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके तहत ये कहा गया कि जो आपको जो संवैधानिक संशोधन करने की जो स्वतंत्रता जो प्राप्त है संसद को, लेकिन संविधान के मूल ढांचों की बदलने की अनुमति आपके पास नहीं होगी। ठीक है, न्यायालय ने संसद को कहा। ठीक है, अब देखिएगा हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। अगर पूछेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं पे चर्चा करेंगे तो आप क्या लिखोगे। ठीक है, भारतीय संविधान के वर्तमान स्वरूप में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला विशेषता है, हमारा संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान के दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक होता है लिखित होता है, एक दूसरा लिखित होता है। लिखित संविधान की बात करेंगे तो अमेरिका का संविधान कैसा संविधान, लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन की संविधान की बात करेंगे तो अलिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त था। अनुसूची की संख्या उस समय कितनी थी, 8 थी। ठीक है, 1949 की बात कर रहा हूँ, जिस दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान को, ठीक है, भारत के लोगों के बिहाफ पे अपनाया गया। वर्तमान स्वरूप 2019 की बात करेंगे तो ये पुराना डाटा है थोड़ा। 370 अनुच्छेद, प्रस्तावना अभी भी एक ही है, 25 भागों में विभक्त हो गया, 12 अनुसूचियां हो गई। 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों में करीब 20 अनुच्छेद एवं एक भाग को हटा दिया गया। किस भाग को हटा दिया गया, तो संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया। ठीक है, और लगभग 20 अनुच्छेद को भी मतलब हटा दिया गया। कब से, 1951 से अभी तक जो संशोधन हुए। डेट मीन भारतीय संविधान में पहला संशोधन की बात करेंगे कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भाग और 4 अनुसूचिया को जोड़ा गया। अभी तक उस समय से 95 अनुच्छेद को शामिल किया गया, 4 भाग को शामिल किया। 4 भाग, 4 के क में क्या है, फंडामेंटल, सॉरी, फंडामेंटल 4 के कम है। ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 9 के क में क्या है, तो 9 के क में आपको मिलेगा पंचायती राज। 9 के ख में क्या है, तो 9, सॉरी, नगर 9 के क में नगर क्या निगम है, 9 के क में नगर आपको निगम हाँ बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। और 9 के ख में क्या है, सहकारी वाला। और 14 का क सरकारी। और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूची आपको नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, भारत के संविधान को विस्तृत बनने के कारण क्या क्या कारण है, 4 कारण मुख्यतः माने जाते हैं। जो भारतीय संविधान क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। तो सबसे पहले भारत का भौगोलिक कारण क्या है, तो भारत का भौगोलिक कारण है कि भारत का विस्तार और विविधता जो है, इसके कारण, ठीक है, भारत का संविधान स्वतः ही मतलब क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। तो भारत में आप देखोगे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को भी संविधान में वर्णित किया गया है।
बहुत सारे राज्यों का भौगोलिक दृष्टि से देखें विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। तो इन सब सारी चीजों को संविधान में वर्णित किया गया, तो इससे भी हमारा संविधान जो होता है विस्तार हो जाता है। तो ऐतिहासिक एवं इसके, ठीक है, उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत क्या था, विस्तृत था, 1935 वाला। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्यों के लिए मतलब क्या है, एकल संविधान है। अब तो जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। बहुत सारे लोग जो थे कहते हैं कि इसे मतलब संविधान, भारतीय संविधान को वकीलों ने बनाया है, ठीक है, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो उनका जो संविधान के कानून के जो विशेषज्ञ थे उन सभी लोगों ने अपने अपने चीजों का मतलब क्या किया, इसमें शामिल किया गया है। संविधान न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांतों बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक प्रॉपर्टी पर छोड़ दिया गया, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेजों में मतलब क्या किया गया, शामिल किया गया है। इन्हीं सभी विषयों, अगर इन्हीं सभी कारणों से भारतीय संविधान बहुत अधिक मतलब क्या होता है, तो विस्तृत हो जाता है। ठीक है, आप अब तो देखेंगे सर सौ विभिन्न, चेंज हो गया होगा ना ऊपर में। और बस सौ जो है ना ऊपर में दिया होगा, सौ तो चेंज हो जाएगा। क्या। जो सौ सौ लिखा हुआ है ना ऊपर में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तो गलत अब हट हाँ जाएगा तो ना। आप तो वो हट जाएगा ना, वो हट जाएगा, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, वो हट जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख सकते हो भारतीय संविधान का विस्तार होने का एक रीजन और भी है, ठीक है, से केंद्र के लिए, ठीक है, मतलब संघ के लिए और राज्य के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, दोनों का मतलब संविधान का एक ही है। ठीक है, यस। जैसे जब आप देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे यूएसए में जाएंगे तो वहाँ पे राज्यों के लिए अलग संविधान है, केंद्र के लिए अलग संविधान है। जबकि भारत में क्या है, अलग अलग संविधान, एक ही संविधान में दोनों के लिए चर्चा किया गया। तो ये भी एक रीजन है से भारत का संविधान बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है। ठीक है, ये भी बात इसमें डाल सकते हैं। आगे आएगा संविधान, ये तो बता दिया, विभिन्न स्रोतों से विहित है। हमारा संविधान जो है बहुत सारे स्रोतों से मतलब प्रभावित है, विहित कह सकते हैं। भारत के संविधान में अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। मतलब भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संविधान को फिल्टर करने के बाद प्राप्त किया गया है। ठीक है, यस। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान में बात करेंगे तो संविधान का दार्शनिक भाग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी या फिर स्टेट पीसी सबसे पूछेगा, तो भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग आपको कहाँ पे झलकता है, आप क्या बताओगे। तो भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग जो है ना, ठीक है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग है। क्या, कौन सा भाग है, तो भारतीय संविधान का बस। दार्शनिक भाग की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भारतीय संविधान के कैसे भाग है, दार्शनिक भाग है। और बात करेंगे जो कि मौलिक अधिकार की बात करेंगे, आप लोग जानते हैं अमेरिका से, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे आयरलैंड से प्रेरित है। आप पूछेंगे बताओ, आप हम ये मतलब भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग कौन है, तो कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका का संबंध जो है, ये हमारा क्या होता है, तो ये कौन सा पार्ट है, तो बताएंगे, आपको ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका राजनीतिक है। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध होता है। ठीक है, जबकि कार्यपालिका और विधायिका के साथ न्यायपालिका का कोई संबंध नहीं होता, न्यायपालिका स्वतंत्र है। क्या है न्यायपालिका, स्वतंत्र। स्वतंत्र है। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध होगा, और कार्यपालिका के ऊपर विधायिका का हमेशा मतलब पकड़ रहेगा। ठीक है, मतलब विधायिका जो कानून जो बनाएगी उस कानून को लागू करवाने की जिम्मेवारी किसकी होगी, तो कार्यपालिका की होगी। ठीक है, और अच्छा, कार्यपालिका, कार्यपालिका हो गया सरकार और विधायिका हो गया संसद। आप बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखेंगे, इसका बात करेंगे, ये इसका अधिकांश हिस्सा जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा जो शासन व्यवस्था जो अपनाया गया है, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन से प्रभावित है। ठीक है, अब उसके आगे, अब चलते हैं आगे। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, अब रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों से लिया गया है। ठीक है, भारत संविधान का सबसे बड़ा, ठीक है, और भौतिक सामग्री की बात करने का स्रोत भारत सरकार ने 1935 का रहा। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, इंपॉर्टेंट है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान की बात करें 1935 के अधिनियम के समान है या इससे मिलते जुलते हैं, मतलब या तो सीधे सीधे उठा लिए गए या फिर थोड़े बहुत
परिवर्तन के साथ इसको मतलब क्या किया गया, इसको शामिल कर लिए गए। ठीक है, समझ रहा है ना। यस सर। आप देखेंगे, ठीक है, तीसरा क्या है, नम्यता अनम्यता का संबंध। ठीक है, नम्यता अनम्यता का संबंध मतलब क्या आता है ना, भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर, और आंशिक रूप से मतलब क्या है, कठोर भी है, आंशिक रूप से क्या बोलते हैं उसको, कठोर का अपोजिट क्या नम्र होता भी है, है, नम्र भी है। नम्र। नम्य भी है, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, संविधानों को नम्यता और नम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या ठीक अनम्य संविधान उसे माना जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान को संशोधन करना बहुत कठिन है, क्योंकि लचीला एवं नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि किसी आम कानूनों का निर्माण करना। जैसे ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना बहुत ज्यादा आसान है। अब भारत के संविधान दोनों का मतलब मिश्रण है। मतलब भारत के संविधान न तो लचीला है, न तो मतलब कठोर है, बल्कि मिला जुला रूप है। इसलिए भारतीय संविधान आंशिक रूप से लचीला और आंशिक रूप से क्या है, कठोर है। ठीक है, मतलब यस हम सर। अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन करेंगे तो कुछ कुछ मामलों में संशोधन बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा, जबकि कुछ कुछ मामलों में संशोधन करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाए, उदाहरण के दोनों सदनों में उपस्थित। ठीक है, आप देखेंगे विशेष बहुमत क्या होता है। तो कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, उदाहरण के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत बोलते हैं। तो कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, उदाहरण के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। इसको क्या बोलेंगे, ध्यान में, विशेष बहुमत किसमें लगेगा, दोनों सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3। अब प्रत्येक सदन में, अब जैसे मान लीजिए लोकसभा में 200 सीट है, ठीक है, इसका बहुमत कितना हो जाएगा, 101 इसका बहुमत होगा। इतना सदस्य की रजामंदी होनी चाहिए। और ऊपर से ये भी ध्यान में रखना है, जो सदन में उपस्थित जो लोग हैं उसका भी 2/3। ठीक है, तब जाके किसी बिल को पारित किया जाएगा। कुछ अन्य प्रावधान में संसद के विशेष बहुमत और पूरे राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन से ही संशोधित किया जाता है। और कुछ ऐसा भी संशोधित इसमें संसद के विशेष बहुमत, मतलब उसमें ये सारी प्रक्रिया तो लगेगी, इस सारी प्रक्रिया लग जाएगा, ऊपर से आधे से अधिक राज्यों का, ठीक है, अनुमोदन भी होना चाहिए। तो कितना कठिन है। तो चलिए, जैसे इसके जीएसटी अलावा था सभी, ना, जीएसटी में, बिल्कुल ठीक जीएसटी है, में जीएसटी राज्य का में भी अनुमोदन जरूरी था। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत से, ठीक है, माध्यम से संशोधित किए जा सकते। उल्लेखनीय के संशोधन अनुच्छेद के 368 के तहत नहीं आते हैं, लेकिन सामान्य बात करेंगे, जो सामान्य जो बहुमत जो होगा, सामान्य बहुमत की बात करेंगे तो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएंगे। सामान्य बहुमत की बात करेंगे तो अनुच्छेद 368 के तहत सामान्य बहुमत का प्रयोग नहीं होता है। तो ठीक है, किसके ध्यान में तहत होता रखेंगे, नॉर्मली होता है। ठीक है, सामान्य बहुमत में अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, है? अच्छा। इंपॉर्टेंट है ये। सामान्य बहुमत के माध्यम से जो यस संशोधन सर। किया जाएगा ये संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे, भारत की संविधान की बात करेंगे तो इसका एक फीचर देखिए, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। भारत की संविधान एकात्मक की ओर झुकाव के साथ एक संघीय व्यवस्था आपको देती है। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे दो सरकार होनी चाहिए, एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार। शक्तियों का विभाजन होता है राज्य और केंद्र के बीच में। लिखित संविधान है राज्य के लिए भी, ठीक है, और सेंट्रल के लिए भी, लेकिन अलग अलग नहीं, एक ही है। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीयता व्यवस्था है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज जो है, ठीक है, संघ के सभी आम लक्षण जो होते हैं भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलता है। जबकि बात करेंगे फिर भी भारतीय संविधान पे एकात्मक होने का, ऑटोक्रेटिक होने का आरोप लगते हैं, तो इसके भी कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। कौन सा लक्षण है, यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र। राज्य के पास शक्ति तो है, लेकिन केंद्र के पास एक सशक्त शक्ति है। एकल संविधान है, हम्म। राज्यों के लिए किसी प्रकार का अलग संविधान नहीं है। एकल नागरिकता है, राज्यों का अलग से सिटीजनशिप नहीं होता है। संविधान का लचीलापन,
संविधान लचीलापन है कुछ मामलों में, संसद चाहे तो इसमें संशोधन आसानी तरीके से कर सकती है। एकीकृत न्यायपालिका है, न्यायपालिका अलग नहीं है, ठीक है, न्यायपालिका एकीकृत है। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, विशेष प्रस्ताव में 356 365 लगाने का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है। आपातकालीन प्रभाव प्रावधान, ये सारे के सारे लक्षण जो है तो भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। एग्जाम में 5 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे बताइए इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है। पहला रहेगा लिखित संविधान, संविधान का लचीलापन, ठीक है। उसके बाद रहेगा दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कौन सा हो जाएगा इसमें एकात्मक लक्षण है? संविधान का लचीलापन। संविधान का लचीलापन एकात्मक लक्षण है। संविधान अगर मजबूत होगा तो सरकार कमजोर होगी। अगर सरकार अगर संविधान अगर कमजोर बनाएंगे, लचीला बनाएंगे, तो सरकार मजबूत हो जाएगा। तो संघ का मतलब क्या हुआ? एकात्मक लक्षण हुआ। अब ये सारे परिस्थिति होने के बाद फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया। हमारे संविधान में कहीं भी, ठीक है, संघीय शब्द का मतलब फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। जबकि दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख, ठीक है, किसमें? राज्यों का संघ। राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसमें दो अभिप्राय, पहला भारतीय संघ है, राज्यों के बीच हुई आपसी समझौता का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्यों के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब भारतीय संघ जो है, ठीक है, आप ध्यान में रखोगे, भारतीय संघ जो है क्या, ठीक है, राज्यों के संघ। बिल्कुल ठीक है। राज्य और संघ के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। इसे चलो समझौता कर लेते हैं, शामिल हो जाए, जब तुमको अलग होना होगा अलग हो जाना। जैसे अमेरिका में क्या 13 उपनिवेशों ने समझौता करके 50 राज्य बनाए बने हैं वहां पे टोटल। उस समय तो 47 ही थे, ठीक है। और उसके बाद राज्यों के अधिकार दिया गया, तुम जब चाहोगे तो हमारे साथ समझौता करके वो अलग हो सकते हैं, तुम्हारा अलग से नागरिक वगैरह सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो हमें नागरिक वगैरह भी राज्यों के अलग होते हैं, राज्यों के संविधान अलग है, केंद्र का संविधान अलग है। डुअल सिटीजनशिप देखने में, भारत में ऐसा नहीं है। चंदन माइक बंद कीजिए, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। दूसरा, किसी भी राज्यों के संघ से अलग होने का क्या है? अधिकार नहीं है, ठीक है। कोई भी राज्य जो है संघ से मतलब क्या हो सकता है? अलग नहीं हो सकता, चाहे किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना। ये भारतीय संघ का कौन सा लक्षण है? ये भी संघात्मक लक्षण है, ठीक है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे एकात्मक भावना में संघ, ठीक है, भारतीय संघ जो है, ठीक, एकात्मक भावना में मतलब क्या है? संघ है, ठीक है। अर्ध संघ, भारतीय संघ, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान अर्ध संघ है। केसी बियर ने कहा था। किसने कहा था? भारतीय संघ को अर्ध संघात्मक किसने कहा? केसी बियर ने कहा था, ठीक है। उसका वार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है, मॉरिस जोन्स ने वार्गेनिंग फेडरलिज्म शब्द का नाम दिया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन जो कि एक अमेरिकन थे, उन्होंने बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरेशन विद, ठीक है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने कहा। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। जिनका भी ऑप्शनल पेपर पॉलिटी रहेगा वहां से प्रश्न पूछेगा। भारतीय संघ एकात्मक भावना से प्रेरित है, इसके तहत में, ठीक है, अर्ध संघात्मक केसी बियर ने कहा। वार्गेनिक फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने कहा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। अब फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की बात आइवर जेनिंग्स ने कहा, ठीक है, समझ गए। अब चलें सरकार का संसदीय रूप। भारतीय सरकार का क्या बात करेंगे? भारत में संविधान ने अमेरिका का अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। अमेरिका में प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट, अध्यक्षीय प्रणाली आपको देखने को मिलता है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय तंत्र को अपनाया गया, ठीक है। उसी तरह से भारत ने भी ब्रिटेन के शासन प्रणाली को कॉपी करते हुए या फिर इंस्पायर उनसे होती है, संसदीय तंत्र को अपनाया। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका साथ काम करती है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है? दोनों के बीच शक्ति को मतलब क्या किया जाता है? विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है। जी सर। संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिनिस्टर, ठीक है, वेस्टमिनिस्टर रूप दिया गया है, ठीक है, या फिर वेस्टमिनिस्टर सरकार भी कहते हैं।
संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगर कोई उत्तरदायी सरकार किसे कहेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार कहेंगे। मंत्रिमंडलीय सरकार किसे कहेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहेंगे। वेस्टमिंस्टर किसे कहेंगे, वेस्टमिंस्टर की बात करेंगे, ब्रिटेन का टर्म है ये, ठीक है, कहाँ का टर्म है, ब्रिटिश टर्म है ये, ठीक है। इसको मतलब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसको भी संसदीय शासन प्रणाली कहेंगे, ठीक है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है। तो केंद्र के अलावा राज्य में भी आपको, अब यहाँ पे क्या होगा, संसदीय शासन प्रणाली में, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वासर्वी होते हैं, लेकिन यहाँ पे वास्तविक वो नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति होती है, जो कि राष्ट्रपति क्या है, ठीक है। वास्तविक प्रधान तो है कार्यपालिका का, वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। वास्तविक नाम मात्र के कार्यपाल की उपस्थिति होती है। बहुमत वाले दल की सत्ता हो जाती है, जो दल सबसे अधिक सीटें जीत कर आएगी उनकी सत्ता आ जाएगी। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही होती है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही आपको देखने को मिलता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, ठीक है, अथवा लोकसभा में हो सकता है, तो राज्यसभा में, लोकसभा या फिर विधानसभा, राज्यसभा नहीं, ध्यान में रखेंगे। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। कहते हैं ब्रिटिश संसद के बारे में से, ब्रिटिश संसद महिला को पुरुष बनाने के अलावा सारे काम कर सकती है, मतलब ब्रिटिश संसद बहुत ज्यादा संप्रभु है, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जो मन होगा सो करेंगे। लेकिन भारतीय संसद शक्तिशाली तो है लेकिन संप्रभु नहीं है, मतलब भारत की सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि बहुत सारी चीजों को भारतीय संविधान के अनुरूप ना हो। कानून बनेगा लेकिन भारतीय संविधान के अनुरूप में रहते हुए, नहीं तो ऐसे कानून, अगर कुछ ऐसा कानून बन जाता तो न्यायालय उस कानून को खंडित भी कर सकती है। आर्टिकल 13 में ही देख लीजिए क्या लिखा है, अगर किसी भी तरह का कानून बना जो कि मौलिक अधिकारों के अधिकार को कम करेगी तो आर्टिकल 13 के तहत नहीं कर उसका सकती। खंडित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण के ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित होता है, भारत का प्रधान क्या निर्वाचित होता है, मतलब हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, जबकि ब्रिटेन में क्या है, गणतंत्र, वहां पे क्या है, क्या वहां पे क्या है, तो ब्रिटेन का उत्तराधिकारी व्यवस्था है, ठीक है, मतलब वहां पे शासक जो होता है क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो वो मतलब चुने नहीं जाते, जबकि मतलब क्या होते हैं, वंशागुण शासन वंशागत व्यवस्था वहां होता पे है। देखने को मिलता है, जो कि हाँ। भारत में क्या है, जबकि भारत में देखोगे तो गणतंत्र है भारत, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या होता है, प्रधान जो होता है निर्वाचित व्यक्ति होता है, ठीक है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि रणनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्रीय सरकार, ठीक है, वेस्टमिंस्टर उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, सारा नाम जो है इसे मतलब दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किस तरीके से आती है। तो संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ लिया गया है। अगर पूछेगा संसद कहाँ का सर्वोच्च, क्या बताओगे आप, ब्रिटिश का संसद अमेरिका। क्या सर्वोच्च है, ठीक है, लेकिन पूरे न्यायपालिका कहाँ का सर्वोच्च, तो यूएसए का न्यायपालिका जो है सर्वोच्च है, ठीक है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा, ठीक है, अमरीकी, ठीक है, शक्ति अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। आप पूछेंगे इसे बताइए भारत का संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया, तो बोलेंगे क्या ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली अब भारत के संसदीय प्रणाली क्या बिल्कुल मिलता जुलता है, तो आप क्या बताओगे, नहीं मिलता जुलता। बोले कैसे कहो सब नहीं मिलेंगे, तो संसदीय शासन प्रणाली में आप बताओगे ब्रिटेन का संसद जो बहुत अधिक संप्रभु है, बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन भारत का संसद ऐसा संप्रभु नहीं है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली वहां पे वहां का राष्ट्र प्रधान जो था वंशागुणत हो, जबकि भारत के राष्ट्र प्रधान की क्या होती है, तो उनका मतलब चयन किया गणतंत्र जाता है, ठीक है, ठीक है, चुनाव होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पे अमेरिका से अगर हम अपने न्यायिक व्यवस्था को कंपेरिजन करें तो हमारा न्यायिक व्यवस्था क्या है, अमेरिका के न्यायिक व्यवस्था से मिलता जुलता है। ठीक है, तो क्या दोनों जी का सर। सेम है क्या? यहाँ पे जैसे एक फैक्ट दिया, क्या दिया था, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी है, यूएसए में भी, भारत में भी है। तो दोनों का क्या सेम है? तो नहीं। ठीक है, जिस तरीके से बात करेंगे, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम भारत का मतलब सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि का नियम प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अनुच्छेद 21 का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान निर्माता ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा संसद क्या है, संप्रभु नहीं है, क्योंकि मतलब असंवैधानिक कानून को, ठीक है, असंवैधानिक कानून को, सॉरी सॉरी, कानून के जो दूसरी ओर संसद जो कानून जो बनाएगी उसको क्या हमारा न्यायपालिका जो है क्या असंवैधानिक घोषित कर देगा। दूसरी ओर संसद अपनी असंवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान में बड़े मतलब, ठीक है, संवैधानिक शक्तियों के बल पर संसद जो है बड़ा संशोधन भी कर सकती है, जैसा कि आपने 1976 में आपने देखा 42वां संविधान संशोधन में। दूसरी बात, हमारी न्यायपालिका कैसे एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, एकहरी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एकीकृत एकहरी। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है हमारा न्यायपालिका है। ठीक है, भारतीय संविधान की एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो है शीर्ष पे सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे राज्य स्तर का उच्च न्यायालय है। राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमबद्ध अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों पे भी लागू होता है। न्यायालय का एकल तंत्र है, केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय कार्यपालिका और राज्य कानूनों को राज्य कार्यपालिका लागू करता है। अमेरिका में न्यायालय अलग अलग है, भारत में एक जैसा है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक भी है। संविधान का संरक्षक कौन? राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो क्या बताएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए, जैसे न्यायाधीशों की कार्यालय की सुरक्षा, न्यायाधीशों के कार्यालय की कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कौन सी निधि? आकस्मिक नहीं, संचित निधि। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पे रोक। अब न्यायाधीशों के कामकाज की चर्चा पे क्या संसद में चर्चा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि रोक लगाया गया। न्यायपालिका कौन सी कार्य करेगी उसको लेकर विधायिका में चर्चा नहीं हो सकती है। अब विधायिका के कार्य को भी मतलब न्यायपालिका चर्चा नहीं करती है, इसके लिए बोलते हैं न्यायपालिका को विधायिका से पूरी तरीके से अलग किया गया है। संविधान का अनुच्छेद कौन सा, 101 है क्या? ठीक है, शायद 101 आर्टिकल है इसके लिए। ठीक है, सेना निवृत्त के बाद अदालत में कामकाज पर रोक लगा दिया गया, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब संसदीय कार्य प्रणाली में आप देखो, संसद में किसी भी तरह का चर्चा नहीं कर सकते जो कि न्यायपालिका से संबंधित है, उनके कार्य प्रणाली को लेकर क्वेश्चन नहीं कर सकते संसद में। आप चलेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, तो रहने देते हैं। ठीक है, आज इतना ही क्लास, मौलिक अधिकार से कल से करेंगे इसको। ठीक है, कल इसको ये कल खत्म करवा देंगे। ठीक है, कल संडे है ना, फिर भी इसको खत्म करवा देंगे। कल करंट अफेयर्स या फिर कल भी क्लास रख लेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना है तो कल भी क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, मौलिक अधिकार से कल करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्रश्न भी डाला था। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो एक मैंने प्रश्न दिया था जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछता है, बताता हूँ। बेसिक पेपर
भारत के संविधान की मुख्य विशेषता। पूछा है प्रश्न भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता का। ठीक है, एक मिनट। हम्म, अभी जो आप पढ़ रहे हैं वही चीज सब है इसमें भी। क्या है? लिखित एवं सबसे लंबा संविधान, कठोरता लचीलेपन का संयोजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, एकल एकीकृत न्याय प्रणाली है कि नहीं है, आपातकालीन यस प्रावधान सर। है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक व सीमित अधिकार आर्टिकल 326, संघीय राज्य व्यवस्था है, संसदीय लोकतंत्र है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ठीक है, यही हमारी चर्चा। बस इसी को आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन कब करोगे? जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तब आपको एक्सप्लेनेशन की शक्ति आएगी। ठीक है, ये प्रश्न सर या तो पॉइंट आठ दे दे नंबर कर में लिख पूछ। सकते हैं ना। हाँ, पॉइंट दे दे के लिख सकते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना दीजिएगा इस तरह का, पॉइंट दे दे के लिख दीजिए। या तो 8 नंबर में आएगा, या 8 नंबर में तो आएगा ही आएगा, आता ही 8 नंबर में, या फिर 38 नंबर में आएगा तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। अगर लिखेगा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, तो लिखिएगा निम्नलिखित में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, बस कुछ नहीं। तो इसमें से तब जाकर मेन मेन पॉइंट को ही छांट के लिखिएगा। इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते ना, हम्म, 120 वर्ड में लिखना रहता है, मुश्किल से 5 मिनट में हमको लिखना है। तो जी कुछ सर। कुछ पॉइंट को लिख देंगे इसमें से जो महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर वही 38 नंबर में पूछेगा तो सारा को लिखेंगे। ठीक है, हम्म, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हमारा तैयार हो जाना चाहिए। अगर उस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी, साइलेंट पीटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहा तो फिर हमारा मूर्खता है। तो उसको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। लिखा जाएगा ना उसको पढ़ने के बाद, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसका। इसीलिए हमने 84 वो मेंस क्लास आपको लेकर आया है। ठीक है, 84 क्लासेस है जो कि मेंस से रिलेटेड है। टॉपिक खत्म करेंगे, उसी से आधारित आपको क्वेश्चन दे देंगे लिखने के लिए। ठीक है, समझ जी गया? सर। हम्म, यही चीज है।